बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है जी। तो बेटा स्टार्ट करेंगे आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, उसको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आपने इनको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिएगा जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल को सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है जी। अब होता क्या, असल में होता क्या आपको पता है? फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर एग बनता है। ओवरीज क्या करती हैं? ओवरीज बनाती हैं क्या जी? एग। ओवरीज बनाती हैं एग, और एग की जो प्रोडक्शन है, एग, ओवरीज ने बनाया एग। अब ये जो एग की प्रोडक्शन है, ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है, ठीक है जी। और ये जो साइकिल है, यानी एग जो है, इसका रिलीज होना ओवरी के अंदर और इसका बनना ओवरी के अंदर, ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है। और ये रिलीज किया जाता है जी 28 डेज के बाद, ठीक है जी। यानी ये एक्टिविटी हर 28 डेज बाद दोहराई जाती है, यानी हर 28 डेज बाद एग रिलीज किया जाएगा। क्लियर हो गया? इसको इलेबोरेट करते हैं हम। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब जब आप बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की, तो बेटा इसमें होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और जो उसका फंक्शन है वो वेरिएट कर जाता है, ठीक है जी। चेंजेस आती हैं, चेंजेस इन फीमेल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ठीक है जी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब देखना है आपने। अब जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो बेटा यहां कुछ चीजें मैं आपको जो है वो बताना बहुत जरूरी समझता हूं, तो उसको साथ साथ इलेबोरेट करते हैं। तो देखना है आपने जी, सबसे पहले होता क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने लगे, सबसे पहले क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लूप, एंटीरियर लूप, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है जी। जिसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर लूप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये रिलीज किया जाता है और ये मूव करता है किस डायरेक्शन में? ये आता है जी किसके पास? ओवरीज के पास। ये ओवरी के पास आता है। जब ये ओवरी के पास आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम चेक करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाने वाला हार्मोन, फॉलिकल की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाने वाला हार्मोन। तो व्हाट इज फॉलिकल? फॉलिकल को हम समझेंगे, यहां आए फॉलिकल को देखते हैं। मैंने आपको बताया था, ये है जी एग, ये है हमारे पास एग, ठीक है जी, जो रिलीज होता है और जो प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर।
एग के इर्द गिर्द एग की केसिंग होती है, ठीक है जी, ये केसिंग है एग की। इस केसिंग को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। बेटा एग और उसकी कवरिंग यानी कॉर्पस ल्यूटियम को मिलाकर आप कहते हैं फॉलिकल। आप क्या कहते हैं? फॉलिकल। ये हमारे पास है जी फॉलिकल, ठीक है। एग प्लस कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड फॉलिकल। तो फॉलिकल जो है वो किधर बनता है? ओवरी के अंदर। वो किधर बनता है? ओवरी के अंदर। और कौन बनवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जब आप फॉलिकल्स की बात करते हैं, तो फॉलिकल्स की ना स्टेजेस होती हैं, फॉलिकल्स की स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस में क्या आता है? कौन कौन सी स्टेज आती है? सबसे पहले आते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है जी। प्राइमोर्डियल फॉलिकल चेंज होते हैं किसमें जी? प्राइमरी फॉलिकल्स में। प्राइमरी फॉलिकल चेंज होते हैं किसमें जी? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज होते हैं जी किसमें? टर्शरी फॉलिकल्स में। ठीक है। और टर्शरी फॉलिकल्स चेंज होते हैं फाइनली किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन और मैच्योर फॉलिकल, ठीक है जी। मैच्योर फॉलिकल। अब होता क्या है? ये रास्ता है फॉलिकल के मैच्योर होने का, ठीक है जी। ये रास्ता है फॉलिकल के मैच्योर होने का। हर माह 15 से 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल ये रास्ता शुरू करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन सिर्फ एक ग्राफियन फॉलिकल बनता है, बाकी जो है वो सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को, इस अमल को, बाकी फॉलिकल्स की डीजेनरेशन को हम कहते हैं फॉलिकल एट्रेशिया। हम क्या कहते हैं? फॉलिकल एट्रेशिया। फॉलिकल एट्रेशिया, ठीक है जी। दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन, फॉलिकल एट्रेशिया। अब आते हैं अपनी बात की तरफ। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ फ्रॉम एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज के पास गया, और ओवरीज के पास जाके इसने क्या किया? इसने रिलीज करवा दिया क्या जी? फॉलिकल। इसने रिलीज करवा दिया फॉलिकल। जब इसने फॉलिकल रिलीज करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इसने फॉलिकल को रिलीज करवाया तो बेटा फॉलिकल जो है, फॉलिकल याद रखें ये प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन को। प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, ठीक है जी। और इस एस्ट्रोजन के अगर आप फंक्शन देखें, एस्ट्रोजन के काम देखें, तो आपने चेक करना है। ये एस्ट्रोजन के काम लिखने लगा हूं। ये क्या करता है? एस्ट्रोजन क्या करता है? ये यूट्रस की वॉल्स को एंडोमेट्रियम की फॉर्म में लेके आता है। एंडोमेट्रियम करता है जी, एंडोमेट्रियम। व्हाट इज एंडोमेट्रियम? यूट्रस की वॉल्स का थिक होना, ठीक है जी, उसकी लाइनिंग होना। फिर वेस्कुलराइजेशन, एंडोमेट्रियम एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस की वॉल्स में ब्लड वेजल्स का इंक्रीज हो जाना, नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स इंक्रीज होना। ये क्यों किया जाता है? बात करते हैं इस पे। एस्ट्रोजन का तीसरा काम, एस्ट्रोजन और क्या करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और ये याद रखने वाली बात है। एस्ट्रोजन बनता है और एस्ट्रोजन क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार को कम करना शुरू कर देता है। देखें,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने बेटा क्या करना था, फॉलिकल बनाना था, फॉलिकल बन गए, अब इसकी जरूरत नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार को अब डेफिनेटली हमने करना है कम, तो वो कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, डिक्रीज और रिड्यूस, डिक्रीज करता है किसको, एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब हुआ क्या, एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ी है, ठीक है जी, एस्ट्रोजन की मिकदार, एस्ट्रोजन बढ़ा है। जब एस्ट्रोजन बढ़ा है तो उसकी वजह से क्या हुआ है जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हुआ है, एफएसएच कम हुआ है, ठीक है, एफएसएच कम हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एस्ट्रोजन के बढ़ने से और एफएसएच के कम होने से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है, डेफिनेटली ये भी एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब रिलीज होगा, जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा। मेरी बात समझ आई है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, अब हम देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम। तो हुआ क्या है, एस्ट्रोजन ने क्या किया है, एस्ट्रोजन ने क्या किया है बेटा, एस्ट्रोजन ने यूट्रस की वॉल जो थी उनको थिक कर दिया है और वहां पे ब्लड वेजल्स का नंबर इंक्रीज कर दिया है। ये सारी तैयारियां यूट्रस को, देखें अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाता है तो हम अपने घर की तैयारियां करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अब यूट्रस को तैयार किया जा रहा है। क्लियर हो गया, क्यों भाई, एग ने आना है, और अगर फॉर्चुनेटली स्पर्म भी आ गया तो दे बोथ फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट एंड एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड। और एम्ब्रियो को घर चाहिए, ठीक है, एम्ब्रियो को घर चाहिए, एम्ब्रियो ने यूट्रस पे सरवाइव करना है, यूट्रस पे अटैच होना है, तो यूट्रस को एम्ब्रियो के लिए बिल्कुल तैयार होना है। मेरी बात समझ आई है, तो ये सारी तैयारियां यूट्रस में जो चेंजेस की जा रही हैं ये इसलिए की जा रही हैं कि एम्ब्रियो ने वहां पे इंप्लांट होना है। क्लियर हो गया जी। अब देखिएगा क्या हुआ जी, फॉलिकल देख लिया हमने, फॉलिकल बन गया, उसने एस्ट्रोजन बना लिया और एस्ट्रोजन की मिकदार बढ़ी है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कम हुई है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गए। भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है बेटा, देखिएगा ये क्या करेगा, आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास है, वो देखें ये हमारे पास है एग, और ये एग की कवरिंग, दैट इज कवरिंग ऑफ एग विच इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। तो भाई ये एग को आजाद करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ये आजाद करवाएगा, यानी एग से उसकी केसिंग को उतार देगा, ठीक है जी। एग से कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम थी ये अब उतर गई है, एग आजाद हो गया, दैट इज ल्यूटिनाइजेशन। क्लियर हो गया जी। तो क्या हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम उतार दिया किसने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। अब एग फ्री हो चुका है, अब एग फ्री हो चुका है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये वाला, ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो स्ट्रक्चर प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है जी। वो स्ट्रक्चर क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, वो रिलीज करता है क्या जी, प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन को आपने स्टडी करना है, और ये रिलीज कहां से हुआ है, ये रिलीज हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम ने एक स्ट्रक्चर बनाया ग्रो करके, और वो परमानेंटली सोर्स है प्रोजेस्टेरोन का। भाई प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। व्हाट इज प्रेगनेंसी, इट इज अ सूटेबल कंडीशन फॉर बेबी, ठीक है।
प्रेगनेंसी तो यही है ना कि बेबी के लिए जो कंडीशंस है बहुत फेवरेबल हैं और बेबी सर्वाइव कर रहा है, प्रेगनेंसी मेंटेन्ड है, प्रोजेस्टेरॉन ने की है। ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिस्टर्ब होता है प्रेगनेंसी खत्म, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी। ठीक है जी, या मिसकैरेज हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोजेस्टेरॉन को हम देख रहे हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज किया कॉर्पस ल्यूटियम ने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, कंडीशंस को फेवरेबल करेगा यूट्रस के अंदर। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली स्पर्म नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली स्पर्म नहीं आया, सारी तैयारियां फजूल, जितना कुछ किया था धरे का धरा रह गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? अब सबसे पहली तो, ठीक है, सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ने स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा। ठीक है, क्या हुआ था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये वाला, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। यहां पे लिखता हूं कि स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नॉट कम। ठीक है, स्पर्म नहीं आया, उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से जो स्ट्रक्चर डेवलप किया था वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजनरेट। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिस्टर्ब, प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब। जब प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्ब होगा तो भाई इस तरह की एक्टिविटीज होंगी जिनसे प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। प्रेगनेंसी तो हुई नहीं है, यानी बताने का मतलब है कि कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएंगी, यानी कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएंगी। जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो टूटना शुरू कर देंगे। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब गिरेगा तो भाई उससे क्या होगा, जो वॉल्स हैं यूट्रस की वो डीजनरेट, वो टूटना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, वॉल्स स्टार्ट रप्चरिंग, वॉल्स ऑफ यूट्रस स्टार्ट रप्चरिंग। ठीक है जी, वो टूटना शुरू कर देंगी। उससे क्या होगा, जब वॉल्स रप्चर करना शुरू होंगी तो भाई डेफिनेटली ब्लीडिंग होगी। वहां से क्या होगा, डेफिनेटली ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी और सेल डेब्रिस जो है वो रिमूव किया जाएगा। ब्लीडिंग होगी और सेल डेब्रिस रिमूव्ड। तो ये जो ब्लीडिंग और सेल डेब्रिस रिमूव किया जा रहा है, ये अब वापस असली हालत में, ठीक है, मेहमान नहीं आया, वो सारी जो नई चादरें बिछाई थी वो सारी उतार दी गई हैं, चलो अपने नॉर्मल हालत में आते हैं। ठीक है, तो ये फिर ब्लीडिंग होगी और सेल डेब्रिस जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, और उसके बाद हीलिंग प्रोसेस होगा, और फिर जो है वो 28 डेज बाद एक नया एग रिलीज होगा। ठीक है जी, 28 डेज बाद, और फिर वही अगर हुआ स्पर्म ना आया तो ये सारी एक्टिविटीज रिपीट की जाएंगी और एग को रिलीज कर दिया जाएगा वेजाइना के थ्रू यहां से। तो ये बेटा जो हमारे पास प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिपीटिव, ठीक है जी, और साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ एग प्रोडक्शन इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल आफ्टर ईच 28 डेज बाद, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेरी बात समझ आ गई? अब मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लास्ट वीडियो में बताई थी कि मेंसेस तब स्टार्ट होते हैं जब फीमेल प्यूबर्टी को पहुंचती है, और प्यूबर्टी का टाइम हमने डिफाइन किया था तकरीबन 12 से लेकर 15 साल तक प्यूबर्टी आती है। ठीक है जी, और यहां पर जो है फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट होता है, और फर्स्ट मेंसेस को हमने कहा था मेनार्की, हमने कहा था उसको मेनार्की। और उसके बाद एक एज ऐसी आती है जहां पे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल फुली स्टॉप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज, दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। मेरी बात समझ आ गई? और उसको भी हमने देखा कि वो तकरीबन 45 से 50 साल की जो है वो एज
हायर बुक्स लिख रही हैं। तो दैट इज़ आवर टुडेज टॉपिक। अगर किसी को बेटा प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।